स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम वाला 247 के अंदर। गाइस, आज हम जूनियर अकाउंटेंट का एक जो सब्जेक्ट है अकाउंटिंग, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं टाइम टू टाइम अपने जो नोट्स बना रखे हैं मैं वो अपडेट करता रहूँगा और आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लेखा शास्त्र या लेखा कर्म, उसका परिचय देखते हैं। देखो, होता क्या है कि व्यापार में क्या होता है कि असंख्य लेन देन होते हैं, बहुत सारे लेन देन होते रहते हैं। अब सारे लेन देन को तो याद नहीं रख सकते हम, हमारे जो माइंड है उसकी कैपेसिटी तो लिमिट है। तो सारे लेन देन को याद नहीं रख सकते, तो हर लेन देन को क्या लिख कर याद रखा जाता है या लिखा जाता है। व्यवसायिक लेन देन को लिखने की कला क्या कहलाती है? अकाउंटेंसी या लेखा कर्म कहलाती है। व्यवसायिक जितने भी लेन देन हुए उनको लिख लिया, ये क्या कहलाएगी? हमारी लेखा कर्म कहलाएगी। अब लेखा कर्म के दो भाग हैं, एक है बुक कीपिंग और एक है अकाउंटिंग। ठीक है, बुक कीपिंग जिसका मतलब होता है पुस्तपालन, और अकाउंटिंग जिसका मतलब होता है लेखांकन। लेखा कर्म को तो बोलते हैं अकाउंटेंसी और लेखांकन को बोलते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो, तो बुक कीपिंग क्या है? यह लेखांकन का प्रथम चरण है। लेन देन को लेखा पुस्तक में एंट्री की जाती है, जितनी भी लेखा पुस्तकें होती है उसमें एंट्री की जाती है लेन देन की। लेकिन इसके अंदर दो शर्तें हैं बुक कीपिंग की, कि भाई जो भी लेन देन है वो व्यवसाय से संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि व्यवसाय से संबंधित लेन देन नहीं हो और आप फिर भी आप लिख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यवसाय से संबंधित लेन देन होना चाहिए, और जो भी लेन देन है उसका मुद्रा में मूल्यांकन संभव हो। जैसे क्या है कि भाई मैंने किसी को पैसे चुकाए, मैंने जो मज़दूर है उसको 500 रुपये दिए, तो मेरे व्यवसाय में काम किया उसने, तब भी मैंने 500 रुपये दिए ना, है ना। तो लेन देन का मुद्रा में मूल्यांकन संभव हो तो ही हम उसको लिखेंगे। तो लेखांकन की लेखा पुस्तक में एंट्री की शर्तें क्या है कि एक तो व्यवसाय से संबंधित होना चाहिए और लेन देन का मुद्रा में मूल्यांकन संभव हो, दो चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो बुक कीपिंग के अंदर दो काम कौन से होते हैं हमारे? बुक कीपिंग के अंदर दो काम होते हैं हमारे। आरसी, आरसी मतलब रिकॉर्डिंग होती है और क्लासीफाई होता है। रिकॉर्डिंग मतलब अभिलेखन लिखना होता है, और क्लासीफाई वर्गीकरण करते हैं। जो भी हम लिखते हैं उसको अलग अलग मद वाइज हम उसको बांटते हैं। मद का मतलब होता है अलग अलग सब सेक्शन, जैसे नाश्ते का खर्चा अलग है, मजदूरों को जो दैनिक दिहाड़ी दी वो अलग है, कोई और खर्चा हुआ चाय पानी का वो अलग है। तो इस प्रकार वर्गीकरण उसका अलग करते हैं। तो बुक कीपिंग के अंदर दो काम कौन से? आरसी यानी रिकॉर्ड और क्लासिफिकेशन, अभिलेखन और वर्गीकरण, ये दो काम है। फिर आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग यानी लेखांकन। ये क्या है कि लेखा कर्म का सेकंड चरण है। सबसे पहले बुक कीपिंग होगी, उसके बाद में अकाउंटिंग होगी। बिना बुक कीपिंग हुए अकाउंटिंग नहीं हो सकती, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कौन से चरण है? इसमें चरण है सेक, है ना। आरसी, आरसी सेक, आरसी सेक, है ना, आरसी सेक। देखो भैया, आरसी क्या है? गाड़ी की आरसी होती है, गाड़ी की आरसी होती है ना, उसको क्या करो, उसको क्या कर दो? सेक दो उसको, मतलब क्या कर दो? आग में डाल दो उसको, सेक दो। ठीक है, ऐसा। तो एस से समरी, ए से एनालाइज, आई से इंटरप्रेट और सी से कम्युनिकेट। ये इसके चरण है। किसके? अकाउंटेंसी है, मतलब अकाउंटिंग के जो सेकंड वाला फेज़ है ना, उसके अंदर ये चीज़ें होती है। और बुक कीपिंग के अंदर ये दो चीज़ें होती है। कौन सी? लेन देन व्यवसाय से संबंधित हो और मुद्रा का मूल्यांकन हो। दो काम होंगे, कौन से होंगे? रिकॉर्डिंग है, क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, पूरी की जो पूरी घटना है ना, पुस्त पालन और लेखांकन दोनों को मिलाते हैं जब बनता है हमारा लेखा कर्म। क्या बनता है? लेखा कर्म बनता है। ठीक है, तो लेखा कर्म में दो चीज़ें कौन सी आती है? पुस्त पालन आता है और लेखांकन आता है, ये दोनों चीज़ें आती है। तो बुक कीपिंग का मेन उद्देश्य क्या हो गया? सूचनाओं को एकत्रित करना, जितनी भी सूचना है उसको एकत्रित करना। और अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या होगा? सूचना का प्रयोग करना, जो भी सूचनाएं अपन ने एकत्रित की उसका प्रयोग करना, यह उसका उद्देश्य होगा। ठीक है, अब देखो, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या है? भाई ये तो लिख दिया था अपन ने, है ना। और क्या क्या उद्देश्य है? देखो क्या है कि इसके ज़रिए हम लाभ हानि की गणना करते हैं। एक तो कि भाई जो व्यवसाय है उसमें कितना लाभ हानि हुआ। ठीक है, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का पता लगता है। लेन देन को व्यवस्थित कर सकते हैं हम। लेन देन को अलग अलग खातों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उनकी गणितीय शुद्धता की जांच की जा सकती है।
गणितीय शुद्धता का मतलब क्या है कि भाई जो रिकॉर्ड है वो सही भी है कि नहीं, ठीक है, तो ये इसका मैटर है, ये इसका काम है दोनों का, ठीक है। फिर देखो व्यापार या व्यवसाय क्या होता है। देखो क्या होता है, व्यक्ति ऑब्लिक संस्थान द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई गतिविधियों का समूह क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। या तो कोई व्यक्ति हो या संस्थान हो, उसके द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई गतिविधि क्या कहलाती है, व्यापार या व्यवसाय कहलाते हैं। व्यापार है वो दो प्रकार का होता है, वस्तु का व्यापार और सेवा, ठीक है। वस्तु व्यापार क्या होता है, वस्तु व्यापार दो प्रकार का होता है, निर्माणी होता है, ट्रेडिंग होता है। निर्माणी तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग होता है, भाई कच्चा माल खरीद कर बना लिया। ट्रेडिंग क्या होती है, एक जगह से माल खरीदा दूसरी जगह बेच रहे हो, ये ट्रेडिंग होती है। सेकंड आता है सेवा। इसमें क्या होता है कि वस्तु का आदान प्रदान नहीं होता, लेकिन ज्ञान व कौशल द्वारा ग्राहक की मांगों को पूरा किया जाता है, ये होता है सेवा, ठीक है। फिर क्या आता है, फिर देखो व्यापारिक गतिविधियाँ। फिर क्या है, व्यापारिक गतिविधियाँ। तो व्यापारिक गतिविधियों में क्या क्या आता है, इसमें आते हैं ट्रांजैक्शंस, अलग अलग इवेंट्स ये आते हैं। सबसे पहले आता है लेन देन। व्यवसाय के संपादन के लिए किए गए कार्य क्या कहलाते हैं, लेन देन कहलाते हैं, है ना। व्यवसाय का चलाना, उसके लिए अलग अलग कार्य करने पड़ेंगे, वो कार्य क्या कहलाते हैं, लेन देन कहलाते हैं। इससे अलग अलग प्रकार के, जैसे मौद्रिक है तो मौद्रिक नगद में होगा या उधार में होगा। एक होता है गैर मौद्रिक, ठीक है। तो ये लेन देन के प्रकार, ये ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे पढ़ना है इनको। फिर सेकंड होता है व्यापारिक गतिविधियों में घटनाएं। लेन देन के जितने भी परिणाम है वो कहलाते हैं घटनाएं, कि जैसे कोई उधार लिया या क्या बोलते हैं रोकड़ लिया, रोकड़ दिया, जो भी है, जितने भी परिणाम वो क्या कहलाएंगे, घटनाएं। लेखांकन की पद्धति किसको बोलते हैं, लेखांकन मतलब मैंने क्या बोला, लेखाकर्म जो है वो दो भागों में बटा हुआ है, बुक कीपिंग और ऑडिटिंग, सॉरी अकाउंटिंग। अब ये जो लेखांकन है इसकी पद्धति है दो प्रकार की, एक पद्धति इकहरी, एक है दोहरी पद्धति। इकहरी पद्धति में लाभ हानि वाले लेन देन ही लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखते हैं, लाभ हानि वाले लेन देन, इतनी वस्तु आई इतनी गई, हमको कितना लाभ हुआ वो लिखते हैं, ठीक है। ये अपूर्ण लेखा प्रणाली है, ठीक है, पूरी नहीं है, अपूर्ण है ये, और इसमें छोटे व्यापारी जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। दोहरी लेखा प्रणाली में क्या होता है कि ये आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति के ऊपर आधारित है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हर लेन देन को दो स्थान पर लिखा जाता है, डेबिट और क्रेडिट के रूप में। एक तरफ डेबिट होगा, एक तरफ क्रेडिट होगा। उससे क्या होता है, बैलेंस शीट मैच रहती है। इटली का एक था व्यक्ति, गणितज्ञ था, लूका पैसियोली, उसको इसका जनक कहा जाता है, इस दोहरी लेखा प्रणाली का, ठीक है। उसने एक बुक छापी थी 1494 में, समा डे अरिथमेटिका ज्योमेट्रिका, ये सब, उसके अंदर इसका वर्णन किया था, ठीक है। तो ये चीज़ है, आगे चलते हैं। देखो कुछ शब्दावली हम देख लेते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। शब्दावली जैसे क्रय, तो क्रय क्या, बेचने के गोल से खरीदी गई नकद व उधार वस्तुएं क्रय कहलाती है, मतलब बेचने के लिए जो वस्तु अपन ने खरीदी वो क्रय है। विक्रय, क्रय वस्तुओं को लाभ के उद्देश्य से बेचना विक्रय कहलाएगा। क्रय वापसी मतलब क्या है कि आपने जो वस्तुएं खरीदी, आपको पसंद नहीं आई, आपके बच गई तो आपने वापस दे दी, वो क्रय वापसी। विक्रय वापसी, बेचा गया, आपने किसी को बेची, उसके एक्स्ट्रा बच गई या उसको पसंद नहीं आया तो उसने वापस आपको दे दी, विक्रय वापसी। पूंजी क्या है, स्वामी द्वारा व्यापार आरंभ करने, बढ़ाने व चलाए रखने के लिए निवेश धनराशि, मतलब स्वामी जो धनराशि निवेश करता है उसको क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, पूंजी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, इंपॉर्टेंट है, जहाँ मैं स्टार मार्क कर देता हूँ मतलब उसको आपको ध्यान रखना है। फिर है आहरण। आहरण क्या है, व्यापारी द्वारा पर्सनल उद्देश्य हेतु वस्तु या धनराशि ले जाना। अब क्या होता है जैसे कि भाई मेरे को पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो मेरी दुकान का गल्ला है या मेरा बिजनेस है, उसमें से मैंने पैसे निकाल ली कि यार मेरे को 10,000 रुपये चाहिए, मैंने उसमें से निकाल लिए, ये क्या कहलाएगा, ड्राइंग, आहरण कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, आहरण। फिर आती है एसेट्स। फिर क्या आता है, एसेट्स। एसेट्स में क्या है, एसेट्स को बोलते हैं संपत्तियाँ, वे संसाधन जिनसे व्यवसाय को भविष्य में आर्थिक लाभ की संभावना हो, वो कहलाती है संपत्तियाँ। जैसे भूमि है, भवन है, फर्नीचर है। अब देखना इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, नकद, बैंक शेष, कॉपीराइट, ये भी क्या कहलाएगी, आपकी संपत्तियाँ कहलाएगी, है ना। वे संसाधन जिनमें व्यवसाय को भविष्य में आर्थिक लाभ की संभावना है, जो भविष्य में आर्थिक लाभ दें, वो क्या कहलाएगी, आपकी संपत्तियाँ कहलाएगी। तो ध्यान रखना, जो कैश है ना, कैश ये भी एसेट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आगे बहुत काम आने वाली चीज़ है ये, ठीक है। तो जो कैश है वो भी क्या एक प्रकार का एसेट है हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर देखो संपत्तियाँ कितने प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है समय के आधार पर, स्थायी संपत्ति और चालू संपत्ति। स्थायी संपत्ति क्या होती है, अल्प समय में नकद में बदलने की नीड हो या इच्छा न हो, है ना, तो वो कहलाती है क्या,
स्थायी संपत्ति मतलब कम समय में वो वापस लिक्विड नहीं बदल सकते, उसको पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे भवन है, भूमि है, मशीन है, ये होती है स्थायी संपत्ति। चालू संपत्ति क्या होती है? एक वर्ष के समय में कैश में परिवर्तनशील संपत्ति चालू संपत्ति कहलाती है ना। एक वर्ष के भीतर भीतर उसको आप बदल सकते हो, जैसे नकद है, बैंक शेष है, देनदार है, ये सब क्या है? आपके चालू संपत्ति है। ठीक है, ये अलग अलग है। फिर आता है भौतिक स्वरूप के आधार पर संपत्ति कितने प्रकार की होती है? तो होती है सबसे पहले मूर्त संपत्ति। मूर्त यानी जो चल नहीं सके, अचल, जिनका फिजिकल स्वरूप होता है उसको बोलते हैं मूर्त, जैसे मशीन है, फर्नीचर आदि। फिर होता है अमूर्त, मतलब क्या है? जो फिजिकल अस्तित्व नहीं हो जिनका, जैसे कॉपीराइट है, ख्याति है, ऐसा। एक और काल्पनिक संपत्ति होती है, ये कल्पना में संपत्ति इसको मानते हैं, ये होती है व्यवसाय की हानि। जैसे अपन कोई व्यवसाय में हानि हो गई, अपन क्या सोचेंगे, यार ये अभी हानि है तो लेकिन कभी ना कभी ये लाभ में परिवर्तित होगी, तो हम उसको भी अपना एसेट मान के चलते हैं। ये होती है काल्पनिक संपत्ति। ठीक है। फिर दायित्व क्या होता है? दायित्व ये होता है कि अपन ने कहीं से उधार लिया है, अपने को उधार चुकाना है ना। किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को अपने को राशि चुकानी, उसको बोलते हैं अपन दायित्व। क्या बोलते हैं उसको? दायित्व। ठीक है, ये। अब फिर अलग अलग चीज़ है। बाहरी दायित्व क्या होते हैं? देखो, बाहरी दायित्व क्या होते हैं कि ओनर के अलावा किसी अन्य को दे राशि, है ना। जैसे किसी कंपनी के बाहर के व्यक्ति से अपन ने 10 रुपये उधार लिए, वापस देने हैं, तो वो बाहरी दायित्व कहलाएगा। आंतरिक दायित्व क्या है? कि ओनर को दे राशि, मतलब आपने आपके कंपनी के मालिक से पैसे ले लिए, है ना, वो क्या कहलाएगा? आंतरिक दायित्व। फिर आगे आता है अल्पकाल दायित्व। अल्पकाल दायित्व क्या होता है? कि दायित्व जिनका भुगतान 1 साल की अवधि में करना हो, ये अल्पकाल दायित्व कहलाते हैं। ठीक है, जैसे लेन देन है, बकाया वेतन है, सैलरी चुकानी हो, ऐसा। फिर आता है दीर्घकाल दायित्व। भुगतान 1 साल से ज़्यादा अवधि में करना हो, है ना, 1 साल से ज़्यादा अवधि में करना हो, वो दीर्घकाल दायित्व। लेनदार कौन होते हैं? जो आपसे मांगते हैं, जो व्यवसाय से राशि वसूलने के लिए अधिकृत हो, है ना, वो लेनदार है। देनदार कौन है? जो व्यवसाय को धनराशि चुकाने हेतु जिम्मेदार हो। जैसे क्या हुआ कि कोई आपसे उधार चीज़ लेके गया, तो आपका पैसा चुकाएगा ना वो, तो वो देनदार हुआ। आगम क्या है? मुख्य व्यवसायिक क्रिया से प्राप्त राशि क्या है? आगम, जो चीज़ आने वाली है। व्यय क्या है? व्यवसाय द्वारा खर्च धनराशि क्या है? व्यय है। ठीक है, चलो। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेखांकन समीकरण। ठीक है, लेखांकन समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देख लेते हैं हम एक बार। ठीक है, देखो, मैंने एक ट्रिक बनाई है इसकी। कल, या तो कल से याद करो या अक्ल से याद करो, तो या तो कल से याद करो या अक्ल से याद करो। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। सी से यहाँ पर है कैपिटल, कैपिटल यानी पूंजी। ए से यहाँ पर एसेट यानी संपत्ति, और एल से यानी दायित्व। ठीक है, तो पूंजी क्या है आपकी? पूंजी वो है, आपने संपत्ति में से दायित्व घटा दिए। दायित्व मतलब जो आपको उधार चुकाना है, और टोटल आपकी संपत्ति उसमें से उधार निकाल दिया, तो जो चीज़ बचेगी वो आपकी पूंजी है, वो आपकी क्या है? पूंजी। ठीक है, तो ऐसे याद कर लिया, सी बराबर ए माइनस एल। ठीक है, ऐसा। या फिर क्या किया हमने, या फिर मैंने अक्ल से याद कर लिया। ए यानी संपत्ति, संपत्ति कैसे बनेगी? जो आपके पास पूंजी है और जो दायित्व है, दोनों को मिला के क्या बनेगी? आपकी संपत्ति। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये तरीका है। इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो अपन अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। ठीक है, और बताना, कमेंट में कमेंट करो कैसी आपको वीडियो लगी है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।